हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है भूकंपीय तरंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर आकस्मिक अंतर्जात बल भूकंप, जिसमें हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया था कि भूकंप क्या होता है, भूकंप किस वजह से आता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने ईपी सेंटर देख लिया था, फोकस देख लिया था कि क्या होता है। तो अब हम भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप जब फोकस से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो फिर तरंगे कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो कंपन होता है उसी कंपन को तरंग भी कहते हैं। तो जो कंपन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे क्या होती है कि फोकस से चारों ओर, यानी कि जहाँ से फोकस मतलब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जिस जगह से भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उस स्थान को फोकस कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को फोकस कहते हैं। तो अब उस स्थान से, यानी कि यहाँ से अगर भूकंप की उत्पत्ति हुई है, अगर ये फोकस है तो यहाँ से ये 90 डिग्री में इसका जो है धरातल पर ये इपी सेंटर बनेगा फोकस का। अगर तरंगे यहाँ सीधी 90 डिग्री पे जा रही है जहाँ इपी सेंटर बन रहा है, तो तरंगे इधर इधर भी तो जाएंगी, कुछ तरंगे नीचे भी तो जाएंगे। हम अगर पानी में पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, कहीं आप तालाब में या नदी में पानी रहता है, ठीक है, अब उस पानी में जब आप पत्थर फेंकोगे तो उसकी जो तरंगे होती है वो चारों तरफ फैलती हैं। उसी तरह क्या होता है कि भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है तो जो भूकंपीय तरंगे होती है वो चारों तरफ फैलती है। अब ये तरंगे डिपेंड करती है कि वो ठोस पर चल सकती है या द्रव पर चल सकती है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर ये आगे बढ़ती। तो इसी तरह होता है कि तरंगे भी जो है वो चारों तरफ फैलती है। तो ये जो तरंगे हैं, ये जो चारों तरफ फैली हैं, तो ये कितने प्रकार की होती है, किस तरह से ये कार्य करती है। तो देखिए, इसमें 3 प्रकार की तरंगे होती है। पहला तो होता है प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। इस प्राथमिक तरंग को प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगों को सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और धरातलीय तरंगों को लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स भी कहते हैं या लव वेव भी कहते हैं। लव वेव क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो इतना जान लें कि इसे एल तरंग भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पहले देख लेते हैं प्राथमिक तरंगे क्या होती है। तो ये जो तरंगे होती है प्राथमिक तरंगे, ये सबसे ज़्यादा स्पीड में चलती है, इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है। उसके बाद द्वितीयक तरंगे आती है, उससे थोड़ा स्लो चलती है, और आखिरी में आती है धरातलीय तरंगी, जिसकी जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है। प्राथमिक तरंगों की स्पीड कितनी होती है, तो इनकी जो गति होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है, यानी कि 1 सेकंड में ये 8 से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और जो द्वितीयक तरंगे है ये 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति रहती है। धरातलीय तरंगों की गति जो होती है वो 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड में जो तरंगे चल रही है वो प्राथमिक तरंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। उसके बाद फिर द्वितीयक तरंगे आते हैं सेकेंडरी वेव्स, जो 1 सेकंड में 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इससे थोड़ा कम। लास्ट में आता है धरातलीय तरंग या एल वेव्स। ये जो होती है ये सबसे स्लो चलती है, ये 1 सेकंड में 3 से 5 किलोमीटर की दूरी ही तय करती है। अब देखिए, ये जो है प्राथमिक तरंगे ये ठोस में भी चलती है और तरल में भी चलती है। दोनों में, ये ठोस हो या तरल हो, दोनों में जो इसकी गति होती है, इसका जो स्पीड होता है वो समान रहता है, एक ही स्पीड में ये चलती है। लेकिन ये जो द्वितीयक तरंगे होती है ये सिर्फ ठोस में चलती है। ये जैसे ही द्रव में ये प्रवेश करती हैं तो ये गायब हो जाती हैं, यानी कि समझिए कि ये द्रव में नहीं चल पाती हैं। इनकी जो गति होती है वो सिर्फ ठोस में होती है, द्रव में नहीं होती है। और जो एल तरंगे है ये केवल पृथ्वी की सतह पर चलती है। पृथ्वी की सतह कहने का मतलब पृथ्वी की सतह में तरल भी है और ठोस भी है। तरल कैसे? जैसे समुद्र में समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र में क्या है? पानी है,
और पानी तो तरल है ना, तो जो एल वेव्स हुई ये तो तरल में भी चल रही, ठोस में, यानी कि ये जो प्राथमिक तरंगे हैं और ये जो धरातलीय तरंग है ये दोनों ठोस और द्रव दोनों में समान रूप से चलती है, जबकि जो ये एस वेव्स है, द्वितीयक तरंगे है, ये सिर्फ ठोस में चलती है। अब ये जो प्राथमिक तरंगे है या प्राइमरी वेव्स है, इनको संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में इसको पी तरंग कहते हैं या पी वेव्स कहते हैं। द्वितीयक तरंगों को इसे शॉर्ट में एस तरंग कहते हैं, इसको आड़ी तरंगे भी कहते हैं, ठीक है, या गौण तरंगे भी कहते हैं। और जो धरातलीय तरंगे है इसको शॉर्ट में एल तरंगे भी कहते हैं। एल तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लव वेव्स भी कहते हैं। इसका जो खोज है वो एच.डी. लव नामक एक विद्वान ने किया था, इसलिए इस तरंग को लव वेव भी कहते हैं और इसे लॉन्ग डिस्टेंस वेव भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो प्राथमिक तरंग है ये अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ध्वनि तरंग की तरह व्यवहार करती है, यानी कि जैसे ध्वनि तरंग चलती है सीधी, वैसे ही ये सीधी चलती है। और जो द्वितीयक तरंगे होती है ये अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश की तरंगे जिस तरह से चलती हैं उस तरह से ये व्यवहार करती है, प्रकाश तरंगों की तरह चलती है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो धरातलीय तरंगों से होता है, क्योंकि ये बहुत धीमी धीमी चलती है। प्राथमिक तरंगे जो होती है वो आई चल गई, ठीक है, आती है, थोड़ा सा भूकंप का झटका महसूस हुआ, फिर वो चली गई, उतना कुछ नहीं होता, हल्का हल्का हिला, उसके बाद चला गया। द्वितीयक तरंगों से भी उतना कुछ खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो धरातलीय तरंगे होती है ये बहुत ही धीमी गति से चलती है, तो बहुत आराम से सब कुछ को हिला करके उसके बाद जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए, इसका तो नाम ही है लव वेव। अब प्यार मोहब्बत तो वैसे भी बहुत धोखा है, प्यार मोहब्बत करिएगा मुसीबत में पड़ जाइएगा, तो वही है, ये लव वेव है। ये क्या करती है, मुसीबत में आदमी को डाल के चल जाती। कैसे? ये क्या करती है, पूरा का पूरा बिल्डिंग है सब कुछ गिरा के चल जाती है, जबकि जब पी वेव्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, एस वेव्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एल तरंगों से होता है, लव वेव्स से होता है, पी तरंगों से नुकसान नहीं होता है और एस तरंगों से भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि देखिए, ये जब चलती है तो ये बहुत छोटे छोटे, इनकी जो आवृत्ति होती है ये बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, और ये जो एल तरंगे ये बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर चलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इसकी तरंगे होती हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है एल तरंगे। अब देखिए, सेकंड टॉपिक है हमारा रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल जो है इसे भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल में मापी जाती है कि जो भूकंप आया वो विनाशकारी है या कमज़ोर भूकंप है या किस तरह का भूकंप है, वो उसमें मापा जाता है। इसकी तीव्रता कितनी है, इस चीज़ को किस में मापा जाता है, रिक्टर स्केल में। तो रिक्टर स्केल जो है वो चार्ल्स रिक्टर ने गुटेनबर्ग के साथ मिलकर इसको विकसित किया था। किस चीज़ को, रिक्टर स्केल को। तो ये जो चार्ल्स रिक्टर है इन्हीं के नाम पर इस स्केल का नाम रखा गया है रिक्टर स्केल। और ये कब विकसित किया गया था, तो 1935 में, और ये थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब देखिए रिक्टर स्केल कैसा होता है, तो इसमें 1 से 12 तक का अंक दिया हुआ होता है। उसमें से जो 1 से 4 तक के अंक में अगर भूकंप आया, ठीक है, तो वो भूकंप कमज़ोर होता है। 1 से 4 तक में अगर भूकंप आया तो वो भूकंप कमज़ोर है, मतलब वो कुछ नहीं करेगा, हल्का सा आपको झटका महसूस होगा, फिर वो चला जाएगा। 5 से 7 के बीच में अगर आता है, 5 से 7 अंकों के बीच में अगर भूकंप आता है तो लोगों में डर फैल जाता है, यानी कि भूकंप थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा हिला के जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लोग डर जाते हैं, बाहर रोड में भीड़ लगा देते हैं कि भूकंप आ गया है। अगर 7 से ऊपर है तो इसका मतलब ये विशेष विनाशकारी है, यानी कि इसमें बिल्डिंग्स वगैरह गिर सकती हैं, ठीक है, गिरेंगी, इसमें बिल्डिंग्स वगैरह सब टूट जाएगी और इसमें जनहानि भी होती है।
11 से 12 के बीच में अगर है तो ये भूकंप प्रलयकारी है, यानी कि समझिए कि ये प्रलय आ गया, ये पूरा का पूरा तहस नहस करके जाएगी, इतना ये खतरनाक होता है ये। अगर 11 से 12 के बीच में इसका अंक आ गया, तो 1 से 4 के बीच में आया तो कुछ नहीं, नॉर्मल है, चलेगा उतना भूकंप। 5 से 7 के बीच में आया तो लोगों में डर फैल जाता है, रोड में भीड़ लगा देते हैं लोग। 7 से ऊपर आया तो बिल्डिंग गिर जाएगा। 11 से 12 के बीच में आया तो शहर जो है, वो जो शहर है बिल्डिंग से वो प्लेन में बदल जाएंगे, यानी कि मैदान में बदल जाएंगे। अब देखिए, जो भूकंप है ये नुकसान तभी देता है जहाँ पे लोग बसते हैं। कैसे? क्योंकि भूकंप, अगर मानते अंटार्कटिका में भूकंप आ गया तो उससे हम लोग को क्या मतलब, क्योंकि अंटार्कटिका में तो वैसे भी कोई नहीं रहता है, तो भूकंप आई या ज्वालामुखी फटे हमें क्या। लेकिन अगर रूस में भूकंप आ गया, जापान में भूकंप आ रहा है, इंडिया में भूकंप आ रहा, तो परेशानी है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ लोग बसते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से भूकंप जो है अच्छा भी होता है, भूकंप खराब भी होता है। तो ये मैं आपको आगे बताऊँ कि भूकंप के प्रभाव अच्छे कैसे होते हैं। ऐसे तो भूकंप के प्रभाव खराब ही है, लेकिन अच्छा भी होता है कुछ। अब देखिए, भूकंपों का जो विश्व वितरण है उसको देख लेते हैं, यानी कि भूकंप जो है विश्व में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, किस किस तरह से फैले हुए हैं। तो भूकंप को जो है वो पेटियों में बांटा गया है। तो पहला तो प्रशांत पेटी है, तो इसको, इस प्रशांत पेटी में जो है इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें रिंग ऑफ फायर भी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये अमेरिकी प्लेट है, तो ये अमेरिकी प्लेट जो है ये इधर साइड में गति कर रही है, पश्चिम के साइड में ये गति कर रही है, और यहाँ पे एक नाज़का प्लेट है। प्रशांत महासागर में ही एक नाज़का प्लेट है जो इस साइड पे गति करी, यानी कि पूरब के, यानी कि दोनों में आपस में टक्कर होगा। टक्कर होने के बाद क्या होता है, वो भूकंप ज़्यादा नुकसान देता है जिसमें दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। दो प्लेटें जब आपस में टकराती है तो उस टाइम पे जो भूकंप आता है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अमेरिकी प्लेट है, यहाँ पे जो ये अमेरिकी प्लेट है और यहाँ पे नाज़का प्लेट है, तो वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि दोनों में एक दूसरे में टक्कर होगा। तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी भी आता है, भूकंप भी आता है। और ये जो प्रशांत महासागर का ये जो भूकंप का एरिया है, ये इस तरह से है कि एक रिंग के तरह बन जाएगा, इस तरह से एक रिंग के तरह बन जाता है, जिसके वजह से इसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सेकेंड आता है हमारा मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ पे ये मध्य अटलांटिक पेटी, ये मध्य अटलांटिक पेटी जो है वो पश्चिमी द्वीप से स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये कुछ ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता है क्योंकि इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है। तो दूर जाने की वजह से क्या होता है कि इसमें दरार पड़ती है, और फिर जो नीचे का जो मैग्मा है वो बाहर लावा के रूप में निकलता है, और निकलने के बाद क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, जिससे एक नया सरफेस वहाँ पे बन जाता है यहाँ। और यहाँ पे तो सागर है, समुद्र है, ठीक है। तो जब भी सागर के नीचे जो भी पहाड़ पर्वत होता है या पठार होता है तो उसको हम कटक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटक का निर्माण करता है, यहाँ पे जो भूकंप आता है ये कटक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो दो प्लेटें हैं वो दो प्लेटें आपस में जुड़ती नहीं, आपस एक दूसरे के पास नहीं आती, बल्कि एक दूसरे से दूर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा आता है और कटक का निर्माण करता है यहाँ पे भूकंप ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये भूमध्य सागर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये भूमध्य सागर यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर आल्प्स पर्वत और आल्प्स कॉकेशस, उसके बाद फिर एल्बुर्ज से फिर हिंदुकुश, यहाँ पे हिंदुकुश है, और हिंदुकुश से फिर हिमालय होकर के ये फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे इधर इस साइड पे है। ये तो हो गया भूकंप का विश्व वितरण। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है।
भारत में भूकंप की पेटी आई। अब तो वो विश्व वितरण हो गया कि विश्व में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं। अब भारत का देख लेते हैं कि भारत में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं। तो भारत के भूकंप पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी का ही हिस्सा है। भूकंपों के अनुसार देश जो है भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला हिमालय पर्वतीय पट्टी, फिर दूसरा है मैदानी पट्टी और तीसरा है प्रायद्वीपीय पट्टी। हिमालय पट्टी जो है ये विनाशकारी भूकंपों की पट्टी है। यहाँ विनाशकारी भूकंप आते हैं। इसका विस्तार जो है वो काराकोरम और हिमालय के सहारे से कश्मीर से म्यांमार की सीमा तक, यहाँ से कश्मीर से म्यांमार की सीमा तक इसका विस्तार जो है वो फैला हुआ। और ये ज़्यादा विनाशकारी भूकंप यहाँ आते हैं क्योंकि ये जो भारतीय प्लेट जो है ये ऊपर की ओर गति कर रही होती है। भारतीय प्लेट जो है ये ऊपर की ओर गति कर रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे भूकंप जो है ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। सेकेंड है हमारा मैदानी पट्टी, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो ये जो है हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पट्टी जो है ये उसके उत्तर में, यानी कि हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पट्टी के उत्तर में ये स्थित है। ये पूरा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान में फैली हुई है। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान में पूरा का पूरा फैली हुई है। यहाँ जो भूकंप आते हैं तो यहाँ घनी आबादी होने की वजह से यहाँ जो भूकंप आते हैं उसमें भी बहुत नुकसान होता है। लास्ट हमारा आता है प्रायद्वीपीय पट्टी, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो यहाँ जो ये पूरा का पूरा दक्षिण पठार इसमें सम्मिलित है और ये जो है एक दृढ़ भूखंड होने की वजह से भूकंप का जो प्रभाव है ये बाकी क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। देख लेते हैं कि वर्ल्ड में जो भी 20वीं और 21वीं शताब्दी में आए जो विनाशकारी भूकंप थे उसमें वर्ष यहाँ दिया हुआ है या स्थान दिया हुआ है कि किस किस स्थानों में कब कब भूकंप आए, भूकंपों की तीव्रता कितनी थी और इन भूकंपों की वजह से कितनी जनहानि हुई है, उस चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है। तो भारत का लिखा हुआ है 1819 से जो भी बड़ा भूकंप आया, जो भी बड़ा झटका महसूस हुआ है उसमें किन किन वर्षों में हुआ है, उनकी तिथि दी हुई है, डेट दिया हुआ है कि कितनी कितनी तारीख को आया था, किस किस डेट पे भूकंप आया था, किस किस जगह पे आया था, इससे जनहानि कितनी हुई थी और इन भूकंपों की तीव्रता कितनी थी। अब भूकंपों के प्रभाव देख लेते हैं कि भूकंप आने से किस किस चीज़ में प्रभाव होता है। तो सांस्कृतिक भूदृश्यों में प्रभाव होता है, जैसे कि मकान गिर जाते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य मतलब जैसे कि मकान गिर जाते हैं या सड़क टूट जाता है, रेल मार्ग टूट जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि आवाजाही में भी दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह से होता है कि सांस्कृतिक भूदृश्यों का नाश हो जाता है। जनहानि होती है। जनहानि कैसे होती है कि जब भी बहुत तेज भूकंप आता है तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी, घनी आबादी है, तो वैसे क्षेत्रों में जनहानि बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मलबे जो है नीचे दब जाते हैं। भूकंप आया, बिल्डिंग्स जब गिर जाती है तो उसका जो मलबा होता है वो नीचे दब जाता है। अग्निकांड होने लगता है या बाढ़ आ जाता है तो लोग जो है लाखों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में मारे जाते हैं। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भूकंप का प्रभाव जब नदी तल के ऊपर उठने लगता है तो ये जो नदियां हैं भूस्खलन या कोई और कारण जो होता है उसके वजह से पानी का जो बहाव है वो अस्थायी तौर पर रुक जाता है। ठीक है, जैसे कि भूकंप आया, ठीक है, तो भूकंप का प्रभाव जब भी नदी तल के ऊपर उठने लगता है, भूकंप का प्रभाव जब भी पड़ता है तो नदी का जो तल है वो अपने तल से थोड़ा ऊपर उठने लगता है। और ऊपर उठने के बाद क्या है, ये मार्ग या फिर उसके मार्ग में भूस्खलन होने लगता है या किसी और वजह से उसका जो बहाव है वो अस्थायी रूप से रुक जाता है। तो रुकने की वजह से वहाँ क्या होता है कि कभी कभी झील का भी निर्माण हो जाता है और झील नहीं बनता है तो वो दूसरी तरह से वो बहने लगती है, अपना मार्ग जो है वो परिवर्तित कर लेती है। अब भूतल पर दरार भी पड़ जाता है, धसाव भी होता है और उभार भी हो जाता है। भूकंपें आती हैं तो क्या होता है कि भूतल पर दरारें पड़ने लगती हैं। अब है कि भूकंप की वजह से सुनामी कैसे आती है। जब सुनामी जो है
जब सागर तली में जब भूकंप आता है तो उसका प्रभाव सुनामी है। ठीक है, सागर तल के नीचे जब जब भूकंप आता है सागर में तो उसके वजह से सुनामी आती है, क्योंकि वहाँ का जो सतह हिलता है, ठीक है, उसमें कंपन हुआ तो उसकी वजह से लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती है, जिसकी वजह से सुनामी आती है। अब ये जो सुनामी है इसे देख लीजिए एक बुक के लैंग्वेज में तो महासागरीय तली अथवा तटीय भागों में भूकंप आने पर समुद्र में उठने वाली जो ऊंची लहरें होती है, जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं उसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी जो है ये एक जापानीज लैंग्वेज है, जापानी भाषा है। तो ये जापानी भाषा के दो वर्ड से मिलकर ये बना है, सु प्लस नामी। इसमें भी देखिए TSY प्लस NAMIS, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, समुद्र में उठने वाली लहरें। तो इस तरह से सुनामी में भी प्रभाव, तो सुनामी कुछ है नहीं, सुनामी जो है वो भूकंप का ही प्रभाव है। भूकंप आने की वजह से ये सुनामी आती है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि सुनामी से कभी भूकंप से कभी कभी लाभकारी प्रभाव भी होता है। तो लाभकारी प्रभाव कैसे होता है कि जब कभी कहीं दरार पड़ गई, ठीक है, जब कुछ भ्रंश आ गया, तो कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आया ना, तो भूकंप आने की वजह से जो नीचे खनिज जो छिपी हुई थी या दबी हुई थी वो आसानी से उसको निकाला जा सकता है भूकंप की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक बंदरगाह भी बन जाते हैं भूकंप आने की वजह से। और क्या होता है कई बार कि बंजर जमीन में अगर भूकंप आया तो वो बंजर जमीन जो होता है वो जमीन में धंस जाता है, दब जाता है, और जो उपजाऊ जमीन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, भूकंप का कुछ लाभकारी प्रभाव भी है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है भूकंप का। तो ये जो चैप्टर था हमारा भूकंप, आकस्मिक अंतर्जात बल भूकंप, ये हो गया है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक